और अब हम बढ़ेंगे अपने किचन की तरफ और आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोल के जायके। और जनाब हमारे साथ सलमा जफर साहबा मौजूद हैं। आज भी कुछ मुझे लग रहा है बड़ा मजे का बनने वाला है। बिल्कुल, आज बड़ा ही मजे का है। एक तो बड़ी फरमाइश है हमारे यहाँ, जितने बच्चे काम कर रहे हैं फैसल, उनकी स्पगेटी खानी है उन्हें। वाह वाह। और ये किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ते। और ये किसी का, और माशाल्लाह से कुछ भी बने वो सब ये ले जाते हैं। कल बरीटोस ऐसे गायब हुए हैं आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन साथ में बन रहे हैं बफलो पुल्ड चिकन समोसास। और ये चीज ये जरा मुश्किल काम है लेकिन कोई नहीं। नहीं बहुत इजी है। लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर और इजाज भाई से बात करते हुए उस टोटकों की बात हुई तो मेरे पास मैसेज आया कि हमें भी डेली में नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे एक टोटका जरूर। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये तो। बिल्कुल मैं उन तमाम अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए स्पेशली, जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉलिंग की, उनके लिए एक टोटका बता रही हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं करके बताऊँगी, थोड़ा सा बताती हूँ। उसको आपने जब भी आपने ऑयलिंग करनी है तो वो इसी अंदाज में आप अपना ऑयल जो है सर पे लगाने के लिए बनाएं। प्रॉब्लम क्या होती है, ऑयलिंग या तो बहुत सारे ऑयल मिक्स करके कर देते हैं, ये नहीं देखते कि आपकी जो डैंड्रफ है सर में वो कौन सी वाली है, आया वो ड्राई है या चिकनी डैंड्रफ है, तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है। दूसरा ये कि जब हेयर फॉल हो रहा हो या आपकी स्किन पे क्रैक्स, दाने निकल रहे हैं या आपके नेल्स फट रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपके ऑर्गन्स का आपसे बात करने का एक अंदाज है और वो ये है कि जब आपके नेल्स क्रैक हो रहे हो बिला वजह, जब आप पानी बहुत पी रहे हैं, हाइड्रेट रह रहे हैं और खुराक अच्छी ले रहे हैं, तो नेल्स ख़राब नहीं होने चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए और स्किन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब ख़राब हो रही हों तो आपको डॉक्टर पे विजिट करना चाहिए। करना आपने क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि जब भी आप सर पे तेल लगाने लगें तो सबसे पहले आपने ऑयल ले लिया। कौन सा? एनी। मैं खोपरे का यूज करती हूँ। खोपरे का? मैं इसलिए नारियल का जो ऑयल है वो यूज करती हूँ कि ये वाहिद एक तेल है जो बाल की स्टेम के पूरे अंदर जाता है। क्या बात है। सिर्फ रूट्स के थ्रू नहीं जाता, आप बाल के ऊपर भी लगा लेंगे तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट होता है। इसलिए मुझे नारियल का जो तेल है वो बहुत सूट करता है। आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। प्लीज 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 तिल का तेल मत यूज कीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। और जैतून का भी, ऑलिव यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज में कर लिया करें, बदल बदल के इस्तेमाल करें। कल फैसल ने और इजाज भाई ने यही एक बात हमें बताई कि आपको चीजें बदल बदल कर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन फैसल टोटकों का एक इशू है, लोग क्या कहते हैं, हमसे सीखते हैं, सीखने के फौरन बाद एक बार लगाते हैं और जरा सी स्किन पे चमक आई तो उसके बाद अगले दिन गायब। एटलीस्ट 15 डेज आपको आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हेयर बताना शुरू हो जाएंगे, नेल्स बताना शुरू हो जाएंगे कि ये टोटका आपके लिए है। ठीक है। और उसको फिर 3 मंथ्स करने के बाद डिसकंटिन्यू कर दें, फिर ऑल्टरनेट डेज पे। अच्छा, किसी भी चीज में ना कोई जादू तो होता नहीं है। देखें, आप अगर खाना कंट्रोल करते हैं, आप चाह रहे हैं कि जी आप फिजिकली अपने आप को चेंज करें, उसमें वक्त लगता है। आप चाह रहे हैं जी आपके बाल बेहतर हो जाएं, तो आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है। बिकॉज हमने इतना अरसा उसका बेड़ा गर्क किया हुआ होता है एक चीज़ का, तो उसको बेहतर करने के लिए भी तो थोड़ा सा वक्त चाहिए ना। ये चीज़ भी अंडरस्टैंड किया करें। पुराना खास था, अगर किसी के दिल का ऑपरेशन होता है या कोई और ऑपरेशन होता है तो अगले दिन वो भाग थोड़ी रहा होता है मोहल्ले में कि मेरे दिल का ऑपरेशन हो गया, मैं सही हो गया। उसको भी टाइम लगता है थोड़ा सा रिकवर करने में, उसका भी हील होती हैं चीज़ें अंदर, तो इट टेक्स टाइम। सो थोड़ा सा पेशेंस जो है, जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम यही सिखा रहे होते हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। जो पेशेंस है, जो सब्र है, वो बड़ा ज़रूरी है और कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप कांस्टेंट रहें जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप डाइट कोई फॉलो कर रहे हैं, कांस्टेंट रहें। आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं, कांस्टेंट रहें। बालों का ख्याल कर रहे हैं, नेल्स का ख्याल कर रहे हैं, वो सही भी हो जाएं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा उसको लेके चलते रहे। बिल्कुल, फैसल ने बहुत अच्छी बात की कि सालों की मेहनत से जो चीज़ बर्बाद की है वो पलों में ठीक नहीं होने वाली, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत दरकार है। और प्लीज़
टोटकाज कोई जादू नहीं होते, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद, रेगुलर यूज के बाद ही फर्क पड़ेगा। आपने क्या किया? अच्छा, टोटके तो नहीं हुए ना, ये तो हर्बल रेमेडीज है, लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कहीं भी हमारे पास वो कनेक्शन में आ नहीं रही होती। ये मिथ है हमारी टोटल। ये वो चीजें हैं जो नानियां दादियां यूज करती थी, वो मोज़ाती ऑयल्स है। करना कुछ भी नहीं है, आपके पास किसी भी किस्म का ऑयल है, आपने कड़ी पत्ता ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैं बड़ी हैरान कुन बात बताऊंगी। आपने कड़ी पत्ता लिया इसके अंदर और कड़ी पत्ता जला लिया। आपके पास क्या नाम है इसका, कलौंजी है, मेथी दाना है, ये दो चीजें और कड़ी पत्ता, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको पकने के लिए रख दें। कड़ी पत्ता जल जाएगा और आप ये ऑयल अपने सर पे लगाएं। आप करके देखें, आप ये मिरेकल है, ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ाता है, डैंड्रफ खत्म करता है, बालों में शाइन लेकर आता है, बाल वापस काले होने शुरू हो जाते हैं। अरे क्या बात। अच्छा, लेकिन कड़ी पत्ते का ही इस्तेमाल है। बताने की वजह सिर्फ ये है कि चीज़ें किस अंदाज में इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम अनवांटेड हेयर ख़त्म करना चाहते हैं, तो जो बच्चियां वगैरह कोई भी है वैक्स करवा रही हैं, थ्रेड करवा रही हैं, आफ्टर दैट आप जलाकर बिल्कुल राख बनाकर रख लें कड़ी पत्ते की, उसको रब कर दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ जो है ऐसी जगहों पे, जैसे चेहरे पे बाल हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों इस्तेमाल हैं कड़ी पत्ते के। एक तरफ वो बालों की ग्रोथ को स्लो कर रहा है जलने के बाद राख की सूरत में, और दूसरी तरफ अगर आप ऑयल में पकाते हैं उसकी तासीर सारी तेल में आ जाती है, तो आपके बालों को घना, खूबसूरत और मजबूत करेगा। चलें अब बढ़ते हैं हम स्पेगेटी की तरफ। जी बिल्कुल, अब हम बढ़ रहे हैं और क्या हैंड पोल्ड चिकन, नहीं बफलो पोल्ड चिकन। लेकिन पहले कल रह गया था बॉक्स आपका ग्रैनीज की तरफ से। थैंक यू। तो ये मुझे स्पेशली उन्होंने कहा, अच्छा बड़ी मजेदार रेसिपी है इसके अंदर एक। अच्छा, वो ये है कि इसके अंदर आप देखिएगा रायता है, पुदीने का रायता। पुदीने का रायता पाउडर फॉर्म में है, उसमें पानी डालना है। यस, आप उसे पानी डालेंगे तो चटनी बन जाएगी, आप उसे दही में मिक्स करेंगे तो वो रायता बन जाएगा। क्या बात है। और बड़ा ही मजेदार है। उसके लिए मैंने बनाकर रखी है, भिगो के रखी है। ये भी उन्हीं की तरफ से, ग्रैनीज की तरफ से। ठीक है। बड़ी ही मजेदार किस्म की फुल्कियां हैं और पंजाब से आई हुई हैं जी, पंजाब का तोहफा है ये। तो ये हमने भिगो कर रख दी है, इसको मैंने ड्रेन कर दिया है। दही के अंदर थोड़ा सा पुदीने का रायता मिक्स करूंगी, तो ग्रैनीज की तरफ से हमारे पास दही फुल्कियां आज के लिए रेडी हो जाएंगी। अच्छा, कराची में ना दही फुल्कियां बनती हैं, लाहौर पंजाब साइड पे दही बड़े बनते हैं। सो वो भी किसी दिन आप डिफाइन करें कि ये दही फुल्कियां हैं। हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं और पंजाब में दही भल्ले बनते हैं। दही भल्ले, बिल्कुल तो ये सही लफ्ज़ बोला, दही भल्ले बनते हैं। दही भल्ले और दही बड़े क्या हैं, इनको जरा किसी दिन यहाँ पे आप बनाइए। जरूर, मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और वैसे ये फुल्कियाँ जो है ना, हम यहाँ कह रहे होते हैं, अब हम वहाँ कहते हैं दही पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ तो ये जी दही पकौड़ियाँ हैं। और यहाँ मैंने एक लफ्ज़ सीखा था, बूंदी। वो बहुत छोटी वाली जो होती है, बूंदी छोटी, वो बहुत छोटी वाली जो है वो है। मेरा एक दफा, मैं सच बताऊं, मुझे लड़ गए वो। और मैं एक चैनल पे काम करता था उस वक्त, तो वहाँ पे वो आती थी, वो हल्की सी मीठी होती है और ऊपर बड़ी मज़े की चटनी डली हुई होती है। तो वो मैंने इतनी खाई थी रमज़ान में कि उसके बाद फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कपड़े आए हुए थे वो आ नहीं रहे थे। अच्छा फैसल, एक बात याद है, जो लाहौर में आपको दही भल्ले भी मिलते हैं, वो भी उनमें मिठास होती है, प्याज होता है खूब सारा, और नमक, लाल मिर्च की लाल चटनी होती है, जिसमें शहद लेकिन एक अजीब सी मिठास है। हम जितना मर्जी उसे यहाँ बनाएं, वैसे वो बिल्कुल कोरे होते हैं, लेकिन वो बहुत मजे की होती हैं। तो जनाब, मैं कर रही हूँ इससे स्टार्ट। मैंने स्पगेटीज उबलने के लिए रख दिए हैं। मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। करेंगे हम कुछ भी नहीं, सिर्फ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने बड़ी इजी मैंने रेसिपी रखी है। मैरिनेट करने के बाद हम उसे सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम बड़ी ही मज़े की हॉट सॉस जो है डिपिट की, वो उसमें ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और उतनी देर में हमारी जो स्पेगेटी है वो बॉयल हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर इफ्तार के वक्त में अब मैंने देखा है लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि ज़रा थोड़ा लाइट हो जाए खाना, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि नमाज के बाद फिर आप प्रॉपर एक खाने की तरफ ही जाए। तो एक आध डिश जो है या एक दो चीज़ें इफ्तार में आप कर लेते हैं, और उसके बाद में अब ये एक बाकायदा ट्रेंड आता जा रहा है ना, अनटिल अनलेस आप बूफे में गए हैं और वहाँ पे फिर वो इतना चूंकि वैरायटी होती है तो लोग कहते हैं कि हटाओ भाई। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम बुफे वगैरह में जाते हैं वहाँ इतनी वैरायटी है और ओवर ईटिंग वगैरह भी हो जाती है। एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि कल परसों मैं फैसल बाज़ार गई, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला था, हमें भी कपड़े चाहिए होते हैं, जो ईद की शॉपिंग होती है वो हमने पहले करनी होती है। एंड यू वोंट बिलीव, राबी सेंटर में मैं खड़ी थी कि मैं थोड़ी देर के लिए ठहर गई।
बिल्कुल रुक गई। रश था पूरे बाजार के अंदर, शॉपिंग हो रही थी, लेकिन एक बहुत पुराने हमारे बनारस वाले एंड दे वर सिटिंग, और जैसे मैंने बैग्स रखे उनकी दुकान में, मैं जाती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, तो उनने मुझे वालेकुम सलाम नहीं कहा, उनने कहा दुआ करें। अच्छा। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं फिर बैठ गई हूँ वहाँ पर काफ़ी देर और मैंने उनसे बात की। मैं कहा क्या हुआ है भाई, इतना तो रश है, इतनी गहमा गहमी है। कहता भाजी बाज़ार के हालात अच्छे नहीं हैं, बाज़ार के हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैंने गाड़ी का तो वेट ही नहीं किया आने की, मैं रिक्शे में बैठी और मैं सिर्फ रोती भी गई। मैं कह रही अल्लाह पाक, इतना रश है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे थे। कहते हैं हम सिर्फ यूं कर, लिटरली यूं करके बैठे हुए थे और मेरा दिल उस वक्त इतना ख़राब हुआ। मैं अपनी उन तमाम प्यारी बेटियों, बहनों और माओं से एक बात कहना चाहती हूँ। चंद साल पहले ये बात मैंने अपनी बेटी को सिखाई थी, आज आपसे कह रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है चांद निकलता है और हम शोर मचाते हैं रोज़े आ गए। बहुत अच्छा लगता है जब चांद आता है और हम शोर मचाते हैं चूड़ियाँ और मेहंदी लगानी है। कभी 2 लम्हे के लिए ये ज़रूर सोच लिया करें कि आपके बाप, वालिद साहब, आपके भाई साहब, आपके शौहर जो बाइक पर आते हैं, वो पूरा रमज़ान क्या सोचते हैं, उनकी क्या तैयारी होती है। जब रमज़ान का चांद निकलता है तो उन्हें ये फ़िक्र होती है कि बच्चों के लिए रोज़े रखने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हों, और वो इसी धुन में पूरा रमज़ान गुजार देते हैं और इसी परेशानी में पूरा रमज़ान गुजार देते हैं। और जब चांद निकलता है ईद का, तब वो ये सोचते हैं कि क्या मैं घर चला जाऊं, क्या मैंने सबकी ईद की तैयारी कर ली है। तो थोड़ी देर के लिए अपने उन हमारे घर के मर्द हजरात की तरफ ज़रूर देखा करें और उनकी चप्पलों की तरफ ज़रूर देखा करें। मैं अक्सर देखती हूँ वो थके हुए पाँव, वो जो कदम बढ़ा भी नहीं पा रहे होते हैं। तैयारी कीजिए, खानों की पकाइए ज़रूर, लेकिन कोशिश कीजिए इसराफ मत करें। तैयारी कीजिए ईद की, अफ्तार पार्टियों की अफ्तार करवाइए ज़रूर, लेकिन कहीं इसराफ मत कीजिए, क्योंकि अफ्तार करने के लिए एक खजूर, एक पानी का घूंट भी बहुत है। मिलकर बैठिए और प्यार और मोहब्बत से टाइम गुजारें और अपनों का एहसास करें। यही एहसास हमें सिखाता है टैंग। टैंग कहता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। हाइड्रेट सिर्फ अपने आप को नहीं करना, दूसरों को भी करना है। मज़े मज़े का टैंक बनाइए, लेकिन सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं। हमसायों में देखिए कोई ऐसा है जो प्यासा रह जाएगा, आज उसके घर में शरबत नहीं है। गली में से कोई ऐसा शख्स गुजर रहा है जिसने अफ्तार नहीं किया, उनको बना कर दीजिए। जब ये ठंडा ठंडा टैंक उन तक पहुँचेगा और वो पिएंगे तो वो देखें आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। तो बस हमने एहसास करना है, प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी जब हम दूसरों का भी एहसास करेंगे। क्या बात है सलमा जी, क्या जबरदस्त आपने पूरी तमीद बांधी। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।